अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से। 5 ऐसी कॉमन वजूहत हैं जिस वजह से कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मोस्टली मेरे पास जब फाइल जाती है, जब मैं असिस्ट करता हूँ, फाइल को चेक कर रहा होता हूँ, तो मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स को नोटिस करता हूँ जो लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए कनाडा का वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, यानी कि फिजिकल आपके कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके ऑनलाइन जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं। अब जब अपलोड होते हैं, अगर कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो आपकी एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट हो जाती है। फिर चाहे आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी कॉमन वजूहत आज बताऊंगा जिस वजह से मोस्टली कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कनाडा का वीज़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस वक्त, यानी पाकिस्तानियों को तो बहुत बेझिझक वीज़ा दे रहे हैं कनाडा वाले। लेकिन रिजेक्शन क्यों होती है? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ना कोई आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे, या कोई आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी, या कोई आपकी स्टेटमेंट में मसला होगा, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली इन फ्यूचर भी मिलती रहें। सबसे पहला कॉमन रीज़न है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी सोर्स ऑफ इनकम, ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होगी, अगर प्रॉपर तरीके से इसको आपने मेंटेन नहीं किया हुआ, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते वक्त किसी से जो है वो पेमेंट लेके 10-15 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शो करवा देते हैं, रनिंग उनकी कोई नहीं होती है, डेबिट क्रेडिट साइड उनका कोई नहीं होता। आपको 6 मंथ तक जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो अप्लाई करना चाहिए। इसी वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न तो ये है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी। अब मेंटेन कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप जब कनाडा का अप्लाई करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कम से कम आपका 20 से 25 लाख रुपए होना चाहिए। उसकी वजह है कि 10 लाख रुपए तो आपके अखराजात हो जाएंगे, आपके टिकट, आप वहाँ जाकर घूमेंगे, तो यानी कि आपके अकाउंट में ज़्यादा ही पैसे पड़े होने चाहिए। अगर इस फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली अप्लाई करें, 2 से 4 लोग हैं, तो इसी हिसाब से 10 लाख रुपए पर बंदे के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेविंग्स भी आपको शो करनी होगी कि यार मेरे पास 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए मेरे अकाउंट में। और सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखानी होगी, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आपने शो किया है फॉर्म में कि मेरी 2.5 लाख रुपए सैलरी है, तो 2.5 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो ये जो है वो इस तरीके से आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अब ये रीजन क्या है? ये इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं तब अपना फैमिली FRC लगाना भूल जाते हैं, MRC लगाना भूल जाते हैं। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये प्रूफ भी करना है कि आप मैरिड हैं, तो उसके लिए MRC अटैच करना ज़रूरी है, FRC अटैच करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कोई फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मुझे कोई रेंटल पेमेंट्स आती हैं, यानी कि आपने फॉर्म में बताया कि आपको कोई मंथली रेंटल मिलता है, उसका प्रूफ लगाना आप भूल गए, तो ये तमाम चीज़ें इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। आपको ये भी साबित करना है कि आप जो चीज़ मेंशन कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको प्रूफ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, वो अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर ये भी एक बड़ा रीज़न होगा आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का। इसके बाद थर्ड पे हम आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग टाइज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ आपके टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है ये प्रूव होना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक आपके बिजनेस टाइज हैं, फैमिली टाइज हैं, सोशल टाइज हैं। मैं बात करता हूँ बिजनेस टाइज की। अगर बिजनेस टाइज की मैं बात करूँ तो आपका बिजनेस NTN, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अगर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपकी कोई आपने प्रॉपर्टीज़ परचेज की हुई हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें। अगर आपका कोई गाड़ी है उसके आप डॉक्यूमेंट अटैच करें, कोई और एसेट है आपके पास, यानी कि आपको ये बताना है कि पाकिस्तान आपको आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप कनाडा जाके रह नहीं जाएंगे, आप डेफिनेटली पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप वहाँ रह गए या आप चले गए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम जो है वो टाइज कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो रीज़न जो मोस्टली लोग जो है वो ये रीज़न छुपाते हैं, बताते नहीं है, सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन रीज़न है। अब ये रीज़न क्या है? सिक्योरिटी चेक, फॉर एग्जांपल आपको किसी कंट्री ने रिजेक्ट किया है, यानी रिफ्यूजल पहले दे दिया है। फॉर एग्जांपल UK की बात करूँ, USA में आप रिफ्यूज हो गए, आप वो चीज़ अपने जो है वो डॉक्यूमेंट में या अपने जो है वो फॉर्म में मेंशन नहीं करते कि आपको रिफ्यूजल, आप छुपाते हैं। देखें ये चीज़ समझ लें कि ये जो जितने भी कंट्रीज हैं ये आपस में लिंक होते हैं, इनके पास सारा डेटा शेयर होता है।
तो आपने कभी भी ये नहीं छुपाना कि आप किसी कंट्री से रिजेक्ट हुए हैं या रिफ्यूजल आपको मिला है, आप बता दें कि आपका जो है वो रिफ्यूजल हुआ है, तो इससे कोई मसला नहीं होता। तो ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है जो लोग मिस्टेक करते हैं, बताते नहीं है, छुपाते हैं, जिस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। लास्ट में बात करूंगा फिफ्थ रीजन जो कि ट्रैवल हिस्ट्री है। मेरे हिसाब से कनाडा के लिए इस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप कनाडा का वीज़ा इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जिस हिसाब से वीज़ा मिल रहे हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है तो वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आप छोटे मोटे कंट्रीज घूम लेते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, बाकू, अजरबैजान, टर्की, अगर आप कंट्रीज घूम लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, आप एक टूरिस्ट बन जाते हैं, तो वीज़ा मिलने के चांसेस जो है वो 50% से 70% पे चले जाते हैं। ये 5 वो कॉमन रीजन है जो लोग मिस्टेक करते हैं जिस वजह से मोस्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों से जो है वो 5 रीजन जैसे मैंने आपको बता दिए, और भी कई रीजन है जिस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो ये अगर मिस्टेक्स को आप प्रॉपर कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, अपलोड करने से पहले आप किसी ऑथराइज कंसल्टेंट को दिखा दें कि मैंने सब चीज़ें प्रॉपर की हैं, ताकि आपकी फीस भी ज़्यादा ना हो और आपका रिफ्यूजल भी ना आए। तो ये तमाम चीज़ें आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।